मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम देवांशु राज है और आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पहला तो इसके मैकेनिज्म को पढ़ना है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मान लीजिए फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे, ये हार्ट है, हार्ट के फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या क्या है इसके, जैसे कि मान लीजिए ये है, एक तो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन करा रहा है ये ब्लड का थ्रू आउट द बॉडी। यही मैकेनिज्म हार्ट जो अपना फंक्शन कर रहा है, इस सर्कुलेशन का मैकेनिज्म को इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। बेसिकली इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले हार्ट का जो नेचर है, मतलब कि बना कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, पहले हम उसको जानेंगे। अगर हार्ट के नेचर को हम जान जाएंगे, जैसे उसका टिश्यू क्या है, कौन कौन से टिश्यू उसके अंतर्गत आते हैं, उसके किन टिश्यू से मिलकर वो बना, और उस टिश्यू का जो ओरिजिन हुआ, उस ओरिजिन के हिसाब से अगर ऐसा समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए ये 1 मिनट 3 टिश्यू होते हैं हार्ट में, आपको पता है कौन कौन से, एंडो, मायो और कार्डियो है, ठीक। ये तीनों टिश्यू कैसे हार्ट को एक सस्टेन बनाए रखते हैं, मतलब कि हार्ट को ऐसे रखते हैं कि कोलैप्स ना हो। अब मान लीजिए एंडोकार्डियम का टिश्यू है, ये पकड़िए एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम मिलेगा कहाँ, देखिए अपने नाम से ही सजेस्ट कर रहा है एंडोकार्डियम। ये हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट का जो नेचर है, हार्ट का जो नेचर है, ये टिश्यू है, ये अंदर वाला जो लेयर है इसको पकड़ लीजिए एंडो। इसका काम क्या है, कुछ खास काम नहीं है, मतलब कि ऐसे समझिए टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर जो आपको लेयर मिलेंगे किसके, ब्लड वेसल्स के, ये मोस्टली रेगुलेट होते हैं इस टिश्यू से। अगर ये अंदर है और इस ब्लड वेसल्स को साथ में रेगुलेट कर रहा है, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी होंगे टिश्यूज या तो ब्लड वेसल्स होंगे, कौन कौन से होंगे, मोस्टली एंडोथेलियल होंगे, ये एंडोथेलियल टिश्यूज वगैरह होते हैं। इनका ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक ही काम होता है, वो है जो जितने मतलब कि माइन्यूट कैपिलरीज ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं उनको अटैच कराता है, मतलब कि थ्रू आउट द हार्ट है ना, बाहर और अंदर रेगुलेट करते रहता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे आपको मायोकार्डियम। मायोकार्डियम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मायोकार्डियम करता क्या है। देखिए हार्ट 3 लेयर से बना, एंडोकार्डियम इनसाइडर लेयर, मायोकार्डियम बीच वाला, पेरिकार्डियम बाहर वाला। अब जो मायोकार्डियम है, मोस्टली अगर समझे हम इस टिश्यू को हिसाब से, मायोकार्डियम का जो इंटरनल लेयर है यहाँ पे, ये बाहर था, इसके अंदर टिश्यू रेगुलेशन हो रहा था यहाँ पे एंडोकार्डियम का,
मायोकार्डियम का जो लेयर है यहाँ पे, ये करता क्या है, मोस्टली सारे जितने से कि मान लीजिए आर्टरिया है, आर्टरिया में वेंट्रिकल्स है, उसके अलावा जितने पेस मेकर्स है, मतलब कि जो ऐसे नोड्स वगैरह हैं, उन सबको बनाता है। लेकिन अपने जगह पे करता क्या है, किसी को स्पेसिफाइड कर देता है, मतलब किसी को उस नेचर के हिसाब से ऐसा बना देगा ताकि सिर्फ बॉडीली रेगुलेशन हो, मतलब कि वहां पे सिर्फ मतलब कि स्पेसिफिक फंक्शन पे ही रेगुलेट करे। उसका मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे हम क्या है कैसे है। तो मायोकार्डियम करता क्या है, उस टिश्यू को एक ऐसे तरीके से डेवलप करा देगा जो मतलब कि अपने हिसाब से स्पेसिफिक फंक्शन को जनरेट करता है। ये मायोकार्डियम का काम हो गया। लेकिन मायोकार्डियम का जो नेचर है, बहुत सारे नेचर है इसमें। देखिए ये जो टिश्यू है, अगर आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम है, आपको पता चलेगा कि स्केलेटल सिस्टम जो टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू है, यहाँ पे बिल्कुल कार्डियक टिश्यू पर रिजेंबल करते हैं। मतलब कि एक चीज अगर यहाँ पे आप जान जाए, कार्डियक टिश्यू मतलब कि ये स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर जो आयनिक एक्सचेंज वगैरह होता है, मतलब आयंस के आने से जो मसल्स, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मसल स्पाज्म वगैरह जो होता है, मसल का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, सेम चीज कार्डियक टिश्यू में होता है। बस दिक्कत ये है ना, ये है ना ब्रांच जो होता है, ये ब्रांच जो होता है और ये अनब्रांच होता है। इंटरकैपिटल डिस्क मान लीजिए, ये देखिए, ऐसा समझिए आप, ये रहा एक ओरिजिन है और यहाँ से ये आगे सेपरेट कर गया और यहाँ से ये से निकल गया और ये यहाँ से चला गया। इंटरकैपिटल डिस्क होते हैं यहाँ पे। हाँ, ये होते हैं यहाँ से इंटरनोड के पास में। ये जितने होते हैं मतलब यहाँ से ब्रांचिंग होते हैं, यहाँ से ब्रांच बनते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस क्या है ना, एक डिस्क बनाता है। ये करता क्या है, ये एडहेरेंस जंक्शन बनाता है। यहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन बना देगा ताकि जब टिश्यू जो होता है ना, इसमें जब मतलब कि आपको इंपल्स जब जनरेट हो फर्दर ऑन पे, इंपल्स के जनरेट होने से ये इंपल्स इसमें तो जाएगा, साथ में इसमें भी आए। मतलब कि ये को देखिए, ये होता है एक ऐसे लेयर होता है, ऐसे ये आगे सेपरेट चल जाता है। मान लीजिए यहाँ से कोई इंपल्स आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से कोई इंपल्स आया, इंपल्स अगर ये ऐसे डिस्क नहीं होता, मतलब यहाँ डिस्क अगर बाइंडिंग का काम नहीं करता तो इंपल्स जाता है, ऐसा थोड़ा ट्रांसमिट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे वही डिस्क बाइंडिंग का काम कर देता है तो यहाँ से इंपल्स जा रहा है और इंपल्स आया, ये ऐसे यहाँ भी फोर्स पड़ेगा इसका, इंपल्स इधर भी थ्रू आउट, मतलब कि थ्रू आउट जो मसल्स होते हैं उसके साथ में ये मतलब कि ट्रांसमिट होता है इंपल्स। मतलब एक इंपल्स को जनरेट करने के बाद से ये जो आपको कार्डियक टिश्यू का जो नेचर होता है, ट्रांसमिट करता है। यही नेचर इसको स्केलेटल सिस्टम के नेचर, जो इसका टिश्यू है, इसे अलग बनाता है। ये ब्रांच है, ये अनब्रांच होते हैं। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। ये जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद से जो हम हार्ट के जो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, हार्ट के मैकेनिज्म में ये सारे काम आएंगे। उस समय मतलब कि अगर पढ़ा देना ये होगा जब तक मिक्सअप हो जाएगा, दिमाग में पूरी तरह से जाएगा नहीं। तो जो बेसिक जो प्राइमरी है उसको एक बार हम समझ लेते हैं, जहाँ क्या क्या उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद हम आगे फर्दर हम वो करेंगे। तीसरा क्या था, मायोकार्डियम हो गया और पेरिकार्डियम हो गया। अच्छा, आपने जब ये हम जब पढ़ा रहे थे तब देखा मेरा मायोकार्डियम में क्या था। मायोकार्डियम मतलब कि समझिए हार्ट के जितने मेजर, मतलब कि मेजर ऑर्गन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेजर जो पार्ट्स हैं वो मायोकार्डियम डिसाइड करता है। जैसे कि पेसमेकर्स, ऐसे नोड, मतलब कि ये जो टिश्यू है, कार्डियक फाइबर जो मसल्स होते हैं, ये एक अपना अलग तरह से कार्डियक फाइबर को जनरेट करता है। यहाँ होता है स्क्रिएटेड होता है रेडिएशन, धारानुमा, मतलब कि भारी बना होता है लेयर पे लेयर। लेकिन यही अलग से हो जाता है ये ऐसे नोड में, इसको जो जिसको पेसमेकर बोलते हैं हम लोग, अलग इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, यहाँ लेस एक्सप्रेशन हो जाता है। और ये करता क्या है, ऑटो रिड्यूसिबिलिटी फंक्शन को जनरेट करता है, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेशन कैपेबिलिटी है इसके में। ऐसा ही अनोखा टिश्यू है ये मायोकार्डियम, जो लेयर बनाता है ना, मॉडिफाई कर देता है।
पेसमेकर बनाने के लिए। अगर मान लीजिए, अगर आप से सोचिए, अगर पेसमेकर ये होता, इसके हिसाब से आप ऐसे सोचें, अगर ऐसे नोट किसने मॉडिफाई ना किया होता तो पूरा का पूरा जो हार्ट का जो ये रीजन है, ये हॉलो जो रीजन है पूरा का पूरा हार्ट का, सब में सेल्फ एक्साइटेशन कैपेसिटी होती। अगर सब में सेल्फ एक्साइटेशन कैपेसिटी होती तो खुद ब खुद रिदम जनरेट करता। अगर सब रिदम जनरेट करता फिर ऐसे नोट को पेसमेकर क्यों बोलते हैं हम? हालांकि रिदम जनरेट करते हैं सारे, खुद का अपना मतलब कि इनका समझिए रिदमिसिटी कैपेसिटी होती है, लेकिन जो ऐसे नोड है जो यहाँ से आता है, ऐसे नोड का जो रीजन है अपना एक अलग फिक्स है, ये सबके रिदम के हिसाब से अधिकतर ज्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा बीपीएम, बीट्स पर मिनट, 70 to 80 वाला में, बस वही चीज है यहाँ पे। ऐसे नोड का अपना जो स्पीड है मतलब कि रिदम प्रोड्यूस करने का, वो सब टिश्यू से ज्यादा है। अब ज्यादा होने के पीछे हालांकि टिश्यू का जो नेचर था, ओरिजिन था, तब तो एक ही टिश्यू से बने थे मायोकार्डियम से, लेकिन मायोकार्डियम ने इसको अलग से मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद से इन्होंने पेसमेकर बनाया। पेसमेकर से बोलते हैं। पेरिकार्डियम में पढ़ रहे थे। पेरिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर। अच्छा, आउटर लेयर में हमने क्या पढ़ा था? आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि आउटर लेयर है, हार्ट को ऐसा बांटा गया, देखिए आउटर में पेराइटल, पेरिकार्डियम, यहाँ था इनर पेराइटल पेरिकार्डियम। ये आउटर इनर के हिसाब से। फिर आउटर में फर्दर दो डिवीजन कर लिए। कौन कौन सा बनाया? अब देखिए, आउटर में इन्होंने फाइब्रस बनाया और इनर में इन्होंने विसरल बनाया। अब आपको लग रहा होगा, देखिए ये तो ठीक है, इसने बना लिया, लेकिन ये जो डिवीजन हुआ फाइब्रस के हिसाब से और ये जो विसरल के हिसाब से डिवीजन हुआ, अलग अलग क्यों हुआ? इसका कारण समझने के लिए मतलब समझिए। देखिए, हार्ट था, हार्ट का समझिए जो आउटर जो कवरिंग था, इन्होंने आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, मतलब ये हार्ट है। बाहर वाला जो कवरिंग है, बाहर वाला जो कवरिंग है, इन्होंने आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम बना लिया, अंदर वाला इनर पेराइटल। लेकिन इन दोनों के बीच में अब ये जो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम था, समझिए ये हार्ट ऐसे यहाँ होता है ना अपना, आप पढ़ाएंगे आज कंडीशन रीजन होते हैं ना, तो बताएगा हार्ट का लोकेशन ऐसे होता है। मतलब कि लंग्स के हिसाब से जो लंग्स है ये है, मतलब क्या समझिए सेकंड इंटरकोस्टल जो रिब्स है वहां से लेके 5-6 के बीच में है ना, ये रीजन जाता है और ऐसे टिल्टेड होता है। तो होता क्या है, जो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम होता है वो आपको मीडियस्टेनम रीजन से अटैच रहता है, मतलब कि एंकोरेज का काम करता है। एंकोरेज मतलब समझिए हुक की तरह पे, ऐसा है ना, क्लिंगिंग देता है, उसको चिपकने का काम देता है। ये आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम मीडियस्टेनम से एंकोरेज से काम देता है। ये अगर इसे चिपका रहेगा ताकि हार्ट है ना बाद में ये फर्दर कोलैप्स ना हो। और साथ में एक चीज आप देखेंगे, जो फाइब्रस पेराइटल पेरिकार्डियम है ये बना, इसका जो नेचर है आपको समझिए, ये फाइब्रस वाला मतलब हमने पढ़ा आउटर, और आउटर के जस्ट सटा होगा फाइब्रस। फाइब्रस का काम क्या होता है, ये है ना मतलब कि कवरिंग देता है। कवरिंग हो जाएगा, एक्सटर्नल कवरिंग नहीं, इंटरनल कवरिंग देता है। इंटरनल कवरिंग मान लीजिए ये देता क्या है, ये डायफ्राम से सटा रहेगा, ऐसे नीचे ऐसे ऐसे क्लीनिंग डायफ्राम से सटा रहेगा, ताकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, इसकी प्रॉपर्टी हार्ट की अभी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सेशन, ये जो आप आगे पढ़ेंगे इसके, ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। ये मतलब इस समय पे सटा रहेगा जब, हाँ फाइब्रस नेचर है हार्ट का, टिश्यू ये वही है कार्डियक फाइबर, ये ओवर कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ओवर कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कि ओवर फ्लैक्स ना हो, ओवर फ्लैक्स से बचाने के लिए फाइब्रस लेयर अटैच रहता है इससे डायफ्राम से, और ये हार्ट को कवरिंग करता है। लेकिन जो इनर जो ये विसरल वाला है, इसके पास से जो थिलियम टिश्यू वगैरह होते हैं, ये सारे फ्लूइड मतलब कि इसके अंदर जो है ना, ये दोनों के बीच में आउटर और इनर के बीच में स्पेस होता है, पेराइटल स्पेस। और पेराइटल स्पेस का कंपार्टमेंट कौन सा फ्लूइड वगैरह होता है, आपको इस फ्लूइड को यही रेगुलेट करता है, यहाँ से फ्लूइड जनरेट होता है, ताकि इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन वगैरह हो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, तो फ्रिक्शन उनसे बचाए।
ये सबका नेचर अपना अपना प्रीडिटरमाइंड है। अगर आप ऐसे सोचे ना, मतलब कि थोड़ा सा समय लेके आप बैठ कर सोचें तो लगेगा जो इसका संरचना हुआ है अपने आप में एक अद्भुत काम है। इस प्रकृति का एक नियम है, वो कभी है ना बैलेंस बनाती है, और बैलेंस बनाने के लिए हार्ट छोटा सा ऑर्गन है, क्लिंच कहता है ना, मॉडर्न साइंस में कहता है क्लिंच फिस्ट है, बंद मुट्ठी के आकार की तरह है। क्लिंच फिस्ट के होने के बावजूद इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन देखेंगे आप, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। चलिए, हमने ये पढ़ लिया एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब दो तरह का रेगुलेशन आपको पता ही है, कौन कौन सा। एक तो होता है सिस्टमिक, सिस्टमिक रेगुलेशन, एक होता है पल्मोनरी। आपको पता होगा, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं। सिस्टमिक रेगुलेशन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये इसको पढ़िए, ये लंग्स है, लंग्स, और ये हार्ट है, राइट लेफ्ट। ये है, ठीक। अब यहां से अच्छा समझिए, देखिए आपको पता है वेना कावा, मतलब कि जो प्रोमिनेंट होती है, जो ब्लड लाती है, कौन सी ब्लड लाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये वेना कावा नीचे से इंफीरियर वाली आती है, ठीक, खुलेगी, साथ में ऊपर से सुपीरियर वाली आती है, ऊपर पार्ट से, ये नीचे लोअर पार्ट से, मतलब कि जितना आपका, मतलब समझिए ना, पैर के अंगूठे तक से लेके पूरा नीचे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऊपर लाने में, हार्ट में, मतलब कि लाने का काम आपका मेजॉरिटी इंफीरियर वेना कावा करती है। उसके बाद से आपका जो हेड है, मतलब कि जो सर है, सर से ब्लड को वापस हार्ट में लाने के लिए जो काम करती है वो है सुपीरियर वेना कावा। दोनों वेना कावा आकर राइट एट्रियम में खुल जाती है, और राइट एट्रियम से होता क्या है, आपको यहाँ आपको पता है, आपको वाल्व बड़ा होता है, कौन सा ट्राइकस्पिड आपको सबको पता है, इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं। लेकिन जो खास चीज है यहाँ से आपको, ये आर्टरी खुलती है यहाँ से, पल्मोनरी लंग्स में जाती है, और लंग्स से फिर वापस आती है वेन, ठीक, और यहाँ से फिर आपको पता है खुल जाती है बाइकास्पिड वगैरह, और यहाँ से एक और ओपनिंग होता है सिस्टमिक होता है। अब तीन चीजें हैं, देखिए रटने को आदमी रट जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने चाहिए। समझने के हिसाब से अगर आप ये देखेंगे तो आप ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं, देखिए कि भैया हमको पता है आर्टरी करती क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ठीक, और वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब आपको ये चीजें पता है तो याद ये सोचिए, फिर यहाँ आर्टरी और यहाँ वेन आया क्यों, होगा ना कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। आपने पढ़ा होगा वो वाले कंसेप्ट है, आर्टरीज, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, और एक और था कौन सा, वेन्यूल्स, वेन, ये वाला कभी पढ़ा होगा आपने। अरे मतलब कि पतला से मोटा, मतलब कि आर्टरी मोटा रेगुलेशन, फिर क्या था वेन्यूल्स मोटा, यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे कहाँ पे, एनाटॉमी के सेक्शन में कवर करेंगे। ये फिजियोलॉजी चल रहा है, अभी आपको एनाटॉमी सेक्शन में इसको हम कवर करेंगे, होता क्या है ये चीजें, इनका नेचर कैसे डिसाइड हुआ था। देखिए ये आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी है, और आपको पता है ये चीजें जो हम बताने वाले हैं ये सिस्टमिक है, सिस्टमिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये हो गया एक ल्यूमन, समझ लीजिए आप, ये दो एक और एक ये दूसरा, ठीक है। एक होता है ना बहुत ल्यूमन, मतलब कि समझिए कैविटी समझ लीजिए, एक का कैविटी ज्यादा होता है,
अच्छा, जिसका ल्यूमन ये है नैरो ल्यूमन, ये होता है ब्रॉड ल्यूमन। आप बता सकते हैं कि नैरो ल्यूमन ब्रॉड ल्यूमन किसमें होता है, मैं कौन से आर्टरी में, वेन्स में, किसमें क्या होता है, आपको पता है? देखिए ये है, ऐसा समझिए आपको आर्टरी, और ये समझिए वेन। अब देखिए इसी चीज को यहां से उठा के यहां डालना है, इसका ल्यूमन पतला है, ठीक, लेकिन जो है ना ये जो स्पेस है, हॉलो स्पेस, ये थिकर है, मतलब कि जो मसल्स का जो स्पेस है यहाँ पे ये मोटा है लेकिन ये पतला है। अब ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल्स में, देखिए मोस्टली हम मानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, और यही कंसेप्ट यहाँ पे आप इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन राइट वेंट्रिकल में ब्लड को वापस से ट्रांसफर करना पड़ता है लंग्स में। अगर लंग्स में ट्रांसफर करने के लिए मतलब कि ब्लड का फोर्स यहाँ जाहिर सी बात ज्यादा होगा, डीओक्सीनेटेड है, हार्ट से एकदम डायरेक्ट चैम्बर से अटैच है यहाँ पे। अगर पतला होगा उस मतलब कि मान लीजिए कोई भी ऐसा समझिए, हाँ एक पतला पाइप समझ लीजिए, जितना पतला पाइप होगा प्रेशर इसमें क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो सकता है, ब्लड का फ्लो मतलब कि उस टाइम पे उस अमाउंट मतलब उतना अमाउंट का नहीं पहुंच पाए, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जब ज्यादा फोर्स पड़े तो उस पतले पाइप का बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम चीज यहाँ इन्होंने नेचर ने डिसाइड किया, नेचर ने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने आरटी को बना दिया, भैया आरटी तुम यहाँ बैठ जाओ, राइट वेंट्रिकल से फोर्स जनरेट करेंगे, तुम उस फोर्स को सह लोगी, तुम्हारा ल्यूमन क्या है, पतला है, लेकिन तुम्हारा जो हॉलो स्पेस है, मसल्स का जो स्पेस है वो थिकर है, ताकि तुम्हारे में ना प्रेशर अब्सॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, आर्टरी को यहाँ बैठा दिया, आर्टरी का जो मसल का जो स्पेस था वो चौड़ा था, ल्यूमन पतला था, ये पता है ब्लड के जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो जितना हम समझते हैं ना, हाँ अच्छा, इसलिए डिसाइडेड है 70 से 80 बीपीएम बीट्स पर मिनट, मतलब कि बार बार रेगुलेशन होता है ये, तभी तो इतना तेज से ब्लड पूरा शरीर में आता है। आप सोचे ये पतला है तो फिर कैसे इतना तेज से ब्लड शरीर में आता होगा, रीजन ये है बीट्स पर मिनट का, ये रेगुलेट करता है, रिदमिसिटी का प्रॉपर्टी है, ये रेगुलेट करेगा तो लंग्स में बढ़ जाएगा, लंग्स फिर वापस हार्ट में प्यूरिफाई होके फिर वहां पर हार्ट के पूरे बॉडी पहुंचा दिया था। आपको याद रखना पड़ेगा जब, हाँ ल्यूमन का पतला मोटा होने के पीछे कारण ये था क्योंकि यहाँ फोर्स होता है, लेकिन इस पतले मोटे से ये ना समझे फिर हाँ शरीर में ब्लड उतना तेज से व्याप्त मतलब मौजूद कैसे होता है, तो उसके पीछे रीजन ये था बीट्स पर मिनट, मतलब कितना बीट से ये जा रहा था, ये इन्होंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। इनका ये जो मतलब आपको समझिए ब्रॉडर स्पेस है, ये फोर्स को बर्दाश्त कर लेती है फर्स्ट क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। लेकिन अगर ये चीजें यहाँ होती, ठीक है ह्यूमन चौड़ा है हम मान लेते, ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा होगा, लेकिन ये तो पतला है ना, ये जो एरिया है ये पतला है, अगर फोर्स यहाँ से जनरेट होता, ये बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा थे, फट जाते इसके, अगर ये फट जाता है यहाँ पे तो क्या होता, हार्ट कोलैप्स, पर्सन डेड। लेकिन नेचर देखिए कितना बेहतर तरीके से इसको डिजाइन करा, कहते हैं ना वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट नेचर होती है, बस यही की इन्होंने इसको डिसाइड कर दिया। लेकिन ये जो वेन है इन्होंने यहाँ लगा दिया, अब लंग्स से ब्लड यहाँ आती है, ब्लड का देखिए लंग्स कोई प्रेशर तो जनरेट करता नहीं, आपको पता है, क्या पता सिर्फ प्यूरिफाइंग ऑर्गन है ये, ब्लड को प्यूरिफाई किया वापस हार्ट में भेजा। ये जो पाइप है यहाँ से मतलब कि समझिए पल्मोनरी वेन है, पाइप अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रही है हार्ट में, आगे खुल जाती है आपको लेफ्ट आर्टरी में, तो लेफ्ट आर्टरी में कर क्या रही है, उसका काम कैसे ब्लड लाना, तो ब्लड लाने के लिए स्पेस जितना ज्यादा हो उतना स्मूथली ब्लड आएगा, तो यहाँ इसने स्पेस बढ़ा दिया, यानी कि ल्यूमन का स्पेस बढ़ गया, तो लंग्स से यहाँ ब्लड ला पाती है आसानी से। अब फिर यही चीज होता है सिस्टम क्या होता है, ये प्रेशर झेलने के लिए बना है, सबसे मोस्ट कहते हैं बिगर और मोस्ट ब्रॉडर एओर्टा मान सकते हैं पूरे बॉडी का, ये सिस्टम क्या होता है, ये बनता है किससे, ये जाहिर बात है आर्टरी वगैरह के है, यहाँ पे आर्टरी से बना सिस्टम क्या होता है, बॉडी में पूरा व्याप्त है। अभी जाते हैं फर्दर ब्रांचेस हो जाते हैं नीचे, मान लीजिए देखिए सिस्टम क्या होता है, इतना ऑन एग्जांपल दे रहा हूँ, था उतना होता नहीं है, मतलब समझिए ना 20 मिलीमीटर के अप्रोक्स में आपको ये मिल जाएगा, उसका मतलब डायमीटर मिल जाएगा, मिलीमीटर बहुत कम हो गया ना बॉडी में, मतलब हम इसको एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए इतना चौड़ा है, मतलब इतना मोटा है, इसमें ब्लड जा रहा है,
धीरे धीरे गया, ये कम होता जाता है, कम होता जाता है, एकदम कम हो जाएगा। वही है आर्टेरियल कंसेप्ट था, धीरे धीरे कम हो जाएगा, लास्ट में जाएगा एकदम एकदम पतला हो जाएगा, माइन्यूट हो जाएगा। वहां से सारे कहते हैं कैपिलरीज वगैरह मौजूद होते हैं। वो कैपिलरीज करते क्या है, वेन और ग्रेन्यूल्स को जोड़ देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं। अब बाद में जाके बॉडी अपने जो ऑर्गन्स वगैरह है वहां पर ब्लड पहुंचने लगता है। ये आपका था सिस्टमिक रेगुलेशन, मतलब कि होता क्या है, हार्ट के लंग से, तो लंग से फिर हार्ट के। लेकिन यहाँ देखिए राइट से क्या था, राइट से गया लंग्स में, और लंग से गया फिर लेफ्ट में आया। ये है सिस्टमिक रेगुलेशन। बहुत था आपको पढ़ना था, कौन सा, पल्मोनरी। पल्मोनरी देखिए, वैसे देखा जाए ना बहुत आसान है, आपको पता होगा अगर आप मतलब कि एनिमल किंगडम अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें तो इन सबको जानकारी मिल जाएगा पल्मोनरी रेगुलेशन क्या होता है। ये है समझिए राइट, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और एक चैम्बर, अब यहाँ समझिए लंग्स, ठीक, ब्लड आया यहाँ से, ब्लड वापस लंग्स में जाता है, लंग्स ऑक्सीजनेट होकर वापस यहाँ आता है। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से गया, ये यहाँ से आया और फिर वापस बॉडी में जाता है। लेकिन अगर इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, देखिए ये जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रहा है इसके साथ में, मतलब कि यहाँ से आप समझिए ब्लड का जो सोर्स है डायरेक्ट लंग्स में गया ऑक्सीजनेशन होने के लिए, ठीक। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर जा रहा है सिर्फ राइट एट्रियम से ट्रांसफर होते गया, लंग्स में गया, लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम से, और यहाँ से पूरे बॉडी में थ्रू आउट ट्रैवल करता है। मतलब कि ये जो है ना लंग्स का रेगुलेशन समझिए, लंग्स कैसे रेगुलेट कर रहा है ब्लड को। ये बिना हार्ट के जो पैसेज है ना, हार्ट में क्या होता है पल्मोनरी, मतलब कि लंग्स के साथ में था, यहाँ लंग्स है ना डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेट कर देता है साथ में पैरेलल, और उसी ब्लड को वापस से यहाँ से आर्टरी थ्रू भेज के पूरा बॉडी में ले जा रहा है। ये पल्मोनरी रेगुलेशन, इसका कुछ खास आइडिया हम लोग को नहीं होना चाहिए, मतलब कि जनरल आप समझ लीजिए हाँ दिमाग में होता क्या है। लेकिन एक चीज है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो होता है कोलैटरल। कोलैटरल सर्कुलेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखिए ये समझ लीजिए किसी ऑर्गन्स में ब्लड का सप्लाई हो रहा था, ब्लड का सप्लाई कर कौन रहा था, हार्ट कर रहा था। ब्लड के सप्लाई के दौरान हुआ यूं जे कभी कभी होता है ना फंक्शन रुक जाते हैं, मतलब कि ब्लड के सप्लाई के फंक्शन रुक जाते हैं। उस समय पे होता क्या है, एक माइन्यूट सा आर्टरी चैगरिन जो भी वहां जा रहा होता है, हालांकि मोस्ट प्रोबेबली हम आर्टरी लेंगे, वो करता क्या है किसी ब्रॉडर समझिए किसी ब्रॉडर के पार्ट के मेरे साथ में मिल के ये वापस से ना ज्वाइंट बना देता है। मतलब कि देखिए एक पतला सा आर्टरी जा रहा था, क्या किया उसने नैरो, मतलब कि कोई भी कैपिलरीज वगैरह होता है जिसकी डायमेंशन ज़्यादा थी, मतलब कि डायमीटर ज़्यादा थी, वो साथ में अटैच हो गया, और क्या किया उस पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने लगा। हालांकि फंक्शन अलग था, हमारा था हार्ट से लंग्स में जा रहा था, लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा था, लेकिन फंक्शन यहाँ अलग जा रहा था। ये कह क्या रहा है कि मान लीजिए कोई ऑर्गन किसी पर्टिकुलर टाइम पे ब्लड सप्लाई को रिसीव नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे जो मेजर जो आर्टरीज जो होती हैं वो जा रही होती हैं, वो करती क्या है अल्टरनेट पाथवे क्रिएट कर, नाम ही है कोलैटरल अल्टरनेट, मतलब कि कहता है ना वो कोलैटरल डैमेज, मतलब कि साथ में उसके आसपास के एरिया, उसके आसपास के एरिया में जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वो करती क्या है, जो ब्रॉडर आर्टरीज वगैरह होती हैं उनके साथ मिल जाती हैं,
मिलने के बाद से करते क्या है, वो सर्कुलेशन को रेगुलेट कर देती है आसपास उस ऑर्गन पे, ताकि ऑर्गन मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तक सही रहता है। ये इस केस आता कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हेमोरेज के केस में होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, जो जा रही थी मेन सप्लाई वो रप्चर हो गई, अब ऑर्गन डैमेज होना चाहिए था, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग पे आप देखे हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग होने के बावजूद भी ऑर्गन बहुत समय तक सही सही सलामत रहता। अगर ऐसा होता तो हाँ इंटरनल ब्लीडिंग हुआ ऑर्गन खत्म, और ऑर्गन फेलियर हुआ तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। लेकिन ये नहीं होता है, उससे बचाने के लिए कोलेटा सर्कुलेशन इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में। अब इसका ऑर्डर कहाँ से आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा नर्वस सिस्टम में, कौन सा नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है, कौन सा फंक्शन देता है, वहाँ कौन सा मैसेज जनरेट होता है, वो मैसेज से कौन से इम्पल्स, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है, उस रिफ्लेक्स एक्शन से कैसे ये कोलेटा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, वो नर्वस सिस्टम का चैप्टर है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। हालांकि हमने मेजर जो पार्ट है ये कवर कर लिया। अब देखते हैं हार्ट का जो नेचर है, फिजियोलॉजी वगैरह हम देखते हैं। इस फिजियोलॉजी में आपको 3-4 टॉपिक हैं, बस उसको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? पहला है आपको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, रिदमिसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको ये चीज़ें तो ब्रॉडर आइडिया हो गई हैं। देखिए आपको ऑर्गन्स पता है, ये मान लीजिए हार्ट है, रफ डायग्राम लेके चलते हैं हम लोग, ध्यान रखिए बस आप इसको। ये इन्होंने सट्टा क्रिएट कर दिया। अच्छा आपको पता है, देखिए ये आते हैं यहाँ से, समझिए मान लीजिए वेना कवा है, ये आपको वेना कवा है, कौन सा कोई भी पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए वेना कवा टर्म रख लेते हैं तो ठीक है। उसके बारे में डिटेल में जरा पीछे पढ़ लिया था कौन कौन सा वेना कवा कहाँ से आती है। वेना कवा के पास में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे एक होते हैं ना ये वाला रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, ये ऐसा समझिए ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और यहाँ से आपको ये देखिए वाल्व वगैरह होते हैं, ये आपको माइन्यूट वाल्व समझ लीजिए, बल्जिंग लाइक इनसाइडर होते हैं, ये वाल्व होगा। और यहाँ से आपको क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से आपको ठीक, और ये पकड़ लीजिए आप चलिए मेजर हमने रफी डायग्राम बना लिया। अब आपको पता है कौन सा है, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। चलिए ये भी देख ही देते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट पे आते हैं।
हैं, कंसेप्ट करता क्या है देखिए। प्रॉपर्टीज में इसका फंक्शन देखेंगे ना, फंक्शन हम कंपेरेटिवली उतना ही आसान है अगर हम उसको सही तरीके से समझेंगे। देखिए कहता ये है, ये नोडल फाइबर मतलब कि सॉरी ऐसे नोडल फाइबर समझ लीजिए, ऐसे नोड जो था ये अलग प्रकार के नोड से बना, मतलब कि इसको मायोकार्डियम ने बनाया। मायोकार्डियम जब बना रही थी इसको, इन्होंने एक अलग सा फंक्शन इसको डिराइव करा, मतलब कि इसके साथ में जो फंक्शन होते हैं ये ऐसा अपने आप में एक अकेला मसल्स है जो जिसके पास खुद की एक्साइट होने की कैपेसिटी होती है, मतलब कि इम्पल्स खुद से ही जनरेट कर लेगा वो, उसके लिए किसी भी प्रकार की हेल्प की उसकी आवश्यकता नहीं है। जब ये इम्पल्स जनरेट करने लगा था, इसके इम्पल्स को जनरेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है, अगर आपने मसल्स टिश्यू में पढ़ा होगा तो इसको ऐसे समझिए, ये लेयर था, मान लीजिए कोई मसल्स है, अच्छा आपको पता है ना जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो सिंसिटिव क्रिएट करते हैं, ये क्या है मतलब कि फिजियोलॉजिकल। ये टर्म को बहुत ध्यान रखना है। अब है क्या इसको हम समझा देते हैं। देखिए सेंसिटिव में पढ़ा होगा, मतलब कि ये दो सेल हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे एकदम आपको दिख रहा होगा, ये दोनों सेल्स ऐसे हैं। होता क्या है, बस साइटोप्लाज्म जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है एक दूसरे से शेयर होते हैं, इन्होंने सिंसिटिया बनाता है। आपने पढ़ा होगा वो कहाँ, मतलब कि प्रायर क्लास में आपको जो आइडिया होगा इसके बारे में, जो पीछे आपने पढ़ के आते हैं। देखिए ये हो गया आपको सिंसिटियम, इन्होंने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना ये दोनों शेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट शेयर ही ना हो, इस सेल मेम्ब्रेन इन्होंने इसको सेल मेम्ब्रेन का कवर कर लिया, आपको एक सेल दूसरे सेल से अटैच होते हैं ऐसे, और ऊपर से सेल मेम्ब्रेन कवर से कर चलती है, इसके ऊपर ऐसे लेयर फिर ऐसे कवरिंग चल जाती है। सेम यही आगे भी होता है, लेकिन होता क्या है दो सेल के बीच में फिर अपर और लेयर सेल्स होते हैं, इनके बीच में गैप बन जाता है। ये दूसरा सेल मान लीजिए ये आएगा ना, ये इनके बीच में गैप बन जाएगा, यही गैप जंक्शन जो है ना वो क्या होता है एक सिंसिटियम का आकार लेता है। मतलब कि जो दो सेल्स के बीच में ना ऐसे गैप बन रहा है, आपको ये गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, ये वाला, यही कर क्या रहा है आयनिक एक्सचेंज में मदद करता है। मतलब कि एक आयन अगर यहाँ ट्रांसफर होता है तो सेम आयन इस टिश्यू में ट्रांसफर होगा, और ये अगला आयन में मतलब यही आयन अगले टिश्यू में ट्रांसफर होता है, यही है सिंसिटियम का काम। अगर सिंसिटियम का आप मतलब समझेंगे, इसका रोल देखेंगे, बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है। देखिए होता यूं है, इंसेलिज में सोडियम का आपने पढ़ा होगा Na का रेगुलेशन होता है, ठीक, यहाँ आउटर चैम्बर, ये हो गया इनर चैम्बर। दो चैम्बर डिसाइड है, यहाँ से सोडियम अंदर आता जाएगा, बाहर क्या हो रहा है सोडियम की नेगेटिविटी हो रही है। कुछ समय में मतलब कि कुछ ये फास्ट चैनल है, चैनल को ध्यान रखना है, सोडियम ये है ना ये फास्ट चैनल है। कुछ समय में होता क्या है, ये जो फास्ट चैनल्स को है ना, ये आपको जब आयंस यहाँ आ रहा है तो मान लीजिए कोई भी टिश्यू है, एक तो डायग्राम चल रहा है यहाँ से थोड़ा चल रहा है, देखिए यहाँ समझ लीजिए कोई टिश्यू है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे है, सडन से आयन आया, डीपोलराइज हुआ, ठीक, मतलब कि क्या कह रहा है उसको एक्साइट करने की कैपेसिटी दे रही है। अरे यही हुआ ना, रेस्टिंग कंडीशन में था, रेस्टिंग पोटेंशियल में था, आयन से यहाँ से बाहर आया था, आयन एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू के बीच में। अगर टिश्यू के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहा है मतलब कि सरफेस एरिया का बाहर में कोई ना कोई फंक्शन होगा इसके में, वही इस मैकेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं ग्राहक होगा। जैसे ये आयन यहाँ आया, ये एक्साइट कर गया। अब कुछ समय के बाद होता क्या है, जो फास्ट चैनल सोडियम्स होते हैं ये बंद होने लगता है। जो मान लीजिए इस चैनल को आप समझिए यहाँ से आता है पोटेशियम, ये पोटेशियम चैनल होता है ना सडन टाइम के लिए खुल जाता है, और यहाँ से फिर वापस नेगेटिविटी पोटेशियम अंदर आने लगा आपको। लेकिन ये जो फास्ट सोडियम चैनल है ये बंद हो जाते हैं, लेकिन स्लो सोडियम चैनल ये खुल जाते हैं। अब जो फास्ट ये जो पोटेशियम आया सडन टाइम के लिए, ये है ना मैंने समझिए आपको माइक्रो सेकंड के लिए खुलता है,
पोटेशियम वाला ये तो खुला रहता है, मतलब कि इनिशियल टाइम में ये खुलता है और अच्छे खासे समय के लिए खुलता है। अब ये नहीं जब 5 मिनट के लिए खुल गया, नहीं, ये अपना इसका फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे समझिए हार्ट का कॉन्ट्रेक्टिविटी है, आप पढ़ेंगे ना, ये सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का होता है 0.11 और इसका होता है आपको 0.79, 0.69 समझ लीजिए ना, ठीक है, 69 हो गया। ये आपका सिस्टोलिक फंक्शन, डायस्टोलिक फंक्शन, ये टाइम पीरियड है, सेकंड्स में आते हैं। अच्छा, यही सेकंड्स जो होते हैं ना, मान लीजिए सिस्टोल पढ़ रहे हैं, सिस्टोल तो दोनों का हो सकता है, लेकिन क्लिनिकल टर्म में अगर हम बात करेंगे ना सिस्टोल और डायस्टोल का, तो हम वेंट्रिकल के लिए इस्तेमाल होता है सिस्टोल डायस्टोल, कभी भी आर्टरियोल के लिए इस्तेमाल नहीं होता ये टर्म। अब यही चीज हम यहाँ पढ़ रहे थे। मान लीजिए इनर सर्कस में आया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खुला रह गया, बाद में पोटेशियम रेगुलेट कर गया, बाहर से अंदर आने लगा, यहाँ सब नेगेटिविटी हो रही है बाहर आउटर रीजन में। देखिए अभी कहते हैं ना, आर्टरी का जो होता है ना -55 से -60 वोल्ट के बाद में, मतलब कि ये होता है आपको बाहर वाला, इसका जो ये है ना, ये वाला, ये आर्टियल केस में। लेकिन वही वेंट्रिकल के केस में ये हो जाता है 90 के आसपास में हो जाता है। इसकी जो मतलब कि रेस्टिंग पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम। लेकिन जब ये हो क्या रहा है, इस समय पे सोडियम का जो इन्फ्लक्स होने लगा है अंदर, इस सोडियम इन्फ्लक्स करता क्या है, वापस से मानिए कैल्शियम यहाँ पोटेशियम पे, पोटेशियम ने क्या किया, यहाँ से स्टेट गया हुआ था हमारा किसी से सोडियम करते, ये यहाँ तक सोडियम का स्टेट था, Na का स्टेट, लेकिन फिर जब पोटेशियम है सारे टाइम के लिए और थोड़ा सा एक्साइट कर दिया, पोटेशियम इसका हाई पोटेंशियल होता है और कोई ध्यान रखना है इसका, सडन टाइम के लिए फिर एक्साइट कर दिया। अब इस एक्साइटमेंट का जो कर्व, मतलब कि इसका कर्व समझ लीजिए आप, आर्टिफैक्ट मानते हैं इसको, मतलब कि ज़्यादा कुछ उसको ध्यान नहीं देना, बस हाँ पोटेशियम थोड़ा सा राइज करा देता है इसमें। अब यहाँ से फिर वापस से ये ऐसे आता है, आपको ये प्लेट्यू क्रिएट करता है। प्लेट्यू क्रिएट होती है, मानिए ये तो जो ग्राफ था, ये जो रीजन था, ये पोटेशियम ने रेगुलेट किया था, लेकिन ये जो प्लेट्यू है यहाँ तक, मतलब कि कंटिन्यू इसका जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है, ये होता है सोडियम यहाँ फिर वापस स्लो चैनल, कैल्शियम वापस आने लगता है, कैल्शियम रेगुलेट होता है, फिर ये कैल्शियम चैनल, लेकिन लास्ट स्टेज में जब वापस यहाँ से डिक्लाइनिंग आता है और वापस से फिर रेस्टिंग स्टेज में आने के लिए पोटेशियम बाहर निकलने लगता है। यहाँ से देखिए सोडियम आ रहा था, सोडियम का पहले कहा, पोटेशियम आया, उधर पोटेशियम का रेगुलेट करता रहेगा। तो सोडियम जो कैल्शियम है ना, ये मेजोरिटी ये प्लेट्यू को डिसाइड करते हैं, ये प्लेट्यू को डिसाइड करते हैं। हालांकि कुछ किताबों में थोड़ा सा अलग अलग बताया है, लेकिन आप इसको है ना हर्ट के हिसाब से समझेंगे ना, हर्ट नेचर के हिसाब से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं आप सेलेक्ट टिश्यू के हिसाब से समझेंगे ना, तो आपको तो बेहतर तरीके समझ में आएगा कि वो क्या है ये फॉर्मूला। ये प्लेट्यू मेजर डिसाइडेड है इसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम के हिसाब से। लेकिन जब वापस इस पीरियड में आता है, इस पीरियड में आने के लिए ये पोटेशियम का बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें तो ये इनिशियल ये था क्या था, डीपोलराइजेशन, इनिशियल रीपोलराइजेशन, वापस मतलब कि डीपोलराइजेशन मतलब ग्राफ क्या है, ऐसे जा रहा है डीपोलराइजेशन, अरे कोई टिश्यू पोलराइज है, मतलब कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में है, अब उसको रेस्टिंग से अनरेस्टिंग बनाना था, क्या डीपोलराइज करेंगे, वही चीज है डीपोलराइजेशन। अगर टिश्यू ऐसे डीपोलराइज हो गया, एक समय आया पोटेशियम में रिफ्लेक्स हो रहा है, उसके लिए ग्राफ बनाया, मतलब कि और हल्का सा डीपोलराइज हुआ, वो डीपोलराइज जो स्टेट था वहां से इनिशियल रीपोलराइज होने लगा, मतलब कि वापस से पोलराइजेशन को अटेम्प्ट करने लगा था। कहाँ सबसे पहली बार पोलराइजेशन को अटेम्प्ट कब किया था, आपको पता है कब हुआ था, जब इनफ्लक्स हुआ था पोटेशियम का। पोटेशियम जब पहली बार इनफ्लक्स कर रहा था तब टिश्यू क्या कर रहा था, रीपोलराइजेशन को गेन कर रहा था। रीपोलराइजेशन को गेन करने के बाद से फिर ये चैनल जितना तेजी से खुला उतना तेजी से बंद हुआ, फिर सोडियम और कैल्शियम का क्या हुआ, एट द सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली इन्फ्लक्स होना चालू हुआ। तो इन्होंने प्लेट्यू मतलब कि देखिए आप कहें कि भैया एक्साइट ही करना है, रिलैक्स ही करना है, उसी टाइम पर ये पोटेशियम ही क्यों नहीं कर दिया ये काम। अच्छा आप ये बताइए, अगर हर्ट है ना, जितना तेजी से गया उतना तेजी से वापस मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स उतना ही तेजी से, आपको लगता है उसमें ब्लड फील हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। उसी से बचने का एक उपाय समझ लीजिए, चाहे मतलब कि नेचर का जो नेचर जैसा बनाया है, आप समझिए सोडियम और कैल्शियम ने क्या किया, प्लेट्यू को स्टेबलाइज कर दिया।
अगर प्लेटिंग स्टैब्लिश होता है ना कि धीरे 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 रिलैक्सिंग स्टेट में आ रहे हैं, ब्लड फ्लो इनका, जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो अंदर आ रहा है। अब ब्लड फ्लो के आने से होता क्या है, टिश्यू रिलैक्स धीरे धीरे होता है, ताकि ब्लड फ्लो भी हो गया, मतलब कि जो चैम्बर से ब्लड फिल भी हो गया। यही काम है प्लेटिंग का। प्लेटिंग जो है सोडियम कैल्शियम के हिसाब से लास्ट में ओवरऑल कैल्शियम क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन अगर आप कहें आप इसको रेस्टिंग में जाने के लिए, रेस्टिंग स्टेज जाने के लिए सारे जो आयंस वगैरह हैं, ये आयंस का जो मेटाबॉलिज्म है ना वापस नॉर्मल जो प्रायर कंडीशन में थे उस पर हो जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ जो नेगेटिविटी थी वो वापस पॉजिटिविटी ना हो, बल्कि हाँ नॉर्मल रेंज पे आ जाए, और यहाँ जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिव ना हो लेकिन नॉर्मल रेंज पे आ जाए, वो होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब टिश्यू रेस्ट कर रही है। आपको पता है ये एक्साइटेबिलिटी हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना आपको मतलब कि समझिए ना बहुत सारे फंक्शन हैं, पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिदम क्रिएट करते हैं। रिदम क्या है, देखिए रिदमसिटी बहुत सारे एक लॉ चलता है टिश्यू में, ऑल इन वन लॉ, ये है क्या। देखिए आप देखेंगे ना किताबों में बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको, मतलब कि टिश्यू का रिदमसिटी को समझाने के लिए। एक तो है वो है क्या नाम है, स्टेप इंक्रीमेंट वाला, ये भी है आपको मिल जाएगा। हालांकि ऑल इन वन लॉस में ये क्या है, देखिए या तो होगा या तो नहीं होगा, होगा तो सब में होगा या तो किसी में नहीं होगा, मतलब कि शुद्ध में समझिए यही है। कह रहा है आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाएगा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसको जानने के लिए आप समझिए। इन्होंने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे स्टेनियस, उन्होंने एक पिटेड फ्रॉग लिया, इस पिटेड फ्रॉग में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को मतलब कि शो किया जहां रिदम कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ये पता है ऐसे नोड जो रहता है ना, ये वाला आपको ऐसे सिनोआर्टरी नोड, ऐसे नोड आपको पता होना चाहिए। इस एसोनेट का जो है ना बॉडी में लगी ह्यूमन में आता है ना, ये पेसमेकर का काम करता है। लेकिन यही चीज एक्सपेरिमेंट किया था, कि आया था साइनस जेनेसिस, ये एक्सपेरिमेंटेड है किसमें, एम्फीबियंस में, ये एम्फीबियंस में इस्तेमाल हुआ था ये टर्म, ठीक है। छोड़ दीजिए आप, सिनोआर्टरी नोड ह्यूमन में पेसमेकर का काम कर रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में हो ये रहा था, जो मान लीजिए देखिए आपको समझिए चैम्बर है, ऐसे नोड और आर्टरिया के बीच में इन्होंने क्या किया, लिगेचर, मतलब कि टाइम बोलते हैं, मतलब बांध देना, गांठ लगा देना। इन्होंने एक लिगेचर बांध दिया और किया गया वेंट्रिकल के, जो वेंट्रिकल होता है, आपको पता है ये हार्ट का जो चैम्बर है, ये हार्ट का जो चैम्बर है, इन्होंने इक्विपमेंट क्या किया, टाई कर दिया, धागा लगा दिया, ये इसको ये नहीं रहता है, देखिए इन्होंने इसको टाई कर दिया और यहाँ पे है ना इन्होंने एक स्पार्क क्रिएट किया, मतलब कि इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड इन्होंने देखिए आपको इम्पल्स दिया गया। अब इम्पल्स है ना ये ट्रांसमिट किया गया थ्रू आउट द, मतलब वेंट्रिकल का ये जो अपना फोर्स वगैरह है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको नापने के लिए, ये आपको कैथेटराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। कैथेटराइजेशन प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, इम्पल्स जनरेट करते चले गए, बाद में इस इम्पल्स का रिकॉर्ड होता चला गया, नॉर्मल ग्राफ से रिकॉर्ड मैच किया गया, तो देखा गया जब हम कि ये पेसमेकर तौर पर ये अलग तरीके से काम करते हैं। इनके बीच में जो एक्सपेरिमेंट था, आप समझिए इसको टाई करने के बाद से होता क्या है, कुछ समय बाद ये आर्टरी है ना पेसमेकर तरह काम करता है, बाद में ये दोनों फंक्शन सेम ही होते हैं, ऊपर वाला इधर वाला, बाद में इसको यहाँ के बीच में यहाँ टाई कर दिया गया, तो बाद में इधर क्या हुआ, ये वेंट्रिकल पेसमेकर तरह काम करने लगे। सारे पेसमेकर वो काम कर सकते थे, क्यों काम कर रहे थे, यही चीजें हमको समझाती है ऑल इन वन, मतलब कि एक किसी एक सिंगल टिश्यू में अगर आप इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं तो वो सेम टिश्यू दूसरे टिश्यू में
क्या इम्पल्स ट्रांसफर थ्रू आउट ट्रांसफर करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी था, किसके थ्रू हो रहा था, तो आपने पढ़ा था कार्डियक मसल फाइबर में जो गैप जंक्शन था, उस गैप जंक्शन के बीच में जो मतलब कि जो हॉलो स्पेस था, आयनिक एक्सचेंज होता है, वही आयन से आप रेगुलेट कर लेते हैं। आयंस को क्या है, एक्साइट तो कराना है, एक्साइट हम इंटरनल करा ले एक्सटर्नल करा ले, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने एक्सटर्नल तो इलेक्ट्रिक इंपल्स दिया, एक टिश्यू रेगुलेट हुआ, उसके साथ में एक और टिश्यू रेगुलेट हुआ, उसके साथ में तीसरा होगा, इस तरह करते करते एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी ना पाने हाँ, मतलब कि एक टिश्यू के मैकेनिज्म से, मतलब अगर आप एक को कीजिएगा ना, एक टिश्यू को आप इंपल्स दीजिएगा तो सारे टिश्यू है ना रिदम प्रोड्यूस करते हैं, एक ही रिदम में बीट करते हैं। दूसरा था यहाँ पे कौन सा स्टेप इंक्रीमेंट, मतलब कि कह रहा था जब आप किसी एक टिश्यू में इंपल्स दीजिए कुछ नहीं होगा, मतलब कि इसका यहाँ तक ग्राफ था, ये ग्राफ के हिसाब से एक टिश्यू में आप समझिए इंपल्स दिए, ये सिंगल टिश्यू है, ग्राफ यहाँ तक जाएगा, लेकिन सेम इंपल्स उसी इंटेंसिटी का थोड़ा सा बढ़ता चले गए, आप बार बार बढ़ते चले गए, तो क्या करेगा टिश्यू वापस से उस इंपल्स को लेते रहेगा। एक समय आएगा जब इसकी थ्रेशोल्ड लेवल की, थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी पार हो जाएगी, तब थोड़ा सा वो आगे बढ़ेगा। ये रेस्टिंग स्टेट में था, लेकिन जब सेम इंपल्स को ये चला गया, ऑब्जर्व होता चला गया, समय समय पर आप इंपल्स दे रहे थे, मतलब कि टाइम पीरियड के दौरान पे, तो इंपल्स को टिश्यू क्या करता है, ऑब्जर्व होता चला गया। ये समझिए टिश्यू है, इंपल्स दिए कुछ नहीं हुआ, फिर इंपल्स दिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए धीरे धीरे स्लोली ये ऑब्जर्व कर रहा है, बाद इंपल्स दिए कुछ नहीं हुआ, फिर बाद इंपल्स दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, लास्ट में हुआ ना जब ये क्लींच फिस्ट जब देखिए जब बन रहा है, इसके पास कैपेसिटी हो गया, ये हो गया रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रिलैक्स भी तो होना है, तो फिर क्या करेगा, रिलैक्स करके कैसे करेगा। यही सेम चीज आगे प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि क्या करता है, इंपल्स को बार बार इंपल्स को सोखते रहता है, एक समय आएगा जब इंपल्स का जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब क्रॉस हो जाता है तो टिश्यू आगे ट्रांसमिट कर देता है। यही होता है स्टेप इंक्रीमेंट में, ये तो आपने पढ़ लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे है क्या। अच्छा, आपने अब इसमें है ना, आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में एक और टॉपिक मिला हुआ, इसमें आपको एक और मिलता है, वो है रिफ्रैक्टिव पीरियड, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में इतना ब्रॉड टॉपिक है ना, तो मैं खुद भूल जाता हूँ कौन कौन सी टॉपिक कवर करना है इसमें, कितना टॉपिक है, मतलब कि दिमाग में आदमी एक बार समझा रहता है जो चीज़ों को है कि हाँ, लिखने का जब समय आता है ना, आदमी जब लिखते चला फ्लो में पता नहीं चलता क्या छूट गया, लास्ट में मेरे को आता है ना, लगता है भाई यार ये भी लिखना चाहिए था, तो ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी बताना चाहिए था, लेकिन एक होता है समय, टाइम ड्यूरेशन के बारे में ध्यान रखना पड़ता, तो मजबूरी है आदमी को तो कुछ टॉपिक कवर ना कर पाए, तो उसको ऐसा ना समझिए हाँ, मतलब कि ये नहीं होता है। फंक्शन को आप जब पलटेंगे ना, जब पता कि आप इसको बेसिक जब आइडिया ले लेंगे दिमाग में, जहाँ ये होता है बेसिक, उसके बाद से आप किसी भी ऑथराइज सोर्स से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये है ना, एक रफ आइडिया को ब्रेन में प्लांट करना चाहता हूँ, एक रफ आइडिया का ब्रेन में बन गया, ये होता क्या है, फंक्शन कैसा होता है, अब आप उसको रीडिंग डालें, दिमाग में खुद ब खुद इतनी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी ना, तो आपको मतलब कि उसका अलग ही आनंद मिलेगा। देखिए रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, मैंने दो याद रहा, एक दिया एब्सोल्यूट, दूसरा दिया रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, देखिए रिफ्रैक्टिव पीरियड से आप समझते क्या है, क्या मतलब कि ऐसे समझिए ना, मोटा मोटी है ना, इस पीरियड में टिश्यू की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आइडिया दीजिए हमको। आप जरा सोचिए, ऐसा कौन सा पीरियड होगा जहां टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंगी, रिलैक्स भी नहीं होंगी, मतलब कि क्यों नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, मैकेनिज्म स्टार्टेड है पहले से, कैसे होगा भैया, ये एब्सोल्यूट मतलब इसमें होता ही नहीं है। आप चाहे कितना भी इंपल्स दे दें, आप मतलब कितना भी अलग से एक्सटर्नल सोर्स से आप इंपल्स दे दें, उसके होने के बाद भी ये टिश्यू एक्साइट नहीं करेगी।
इसको होते हैं एब्सोल्यूट, होता है एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में आपको कुछ टर्म के लिए, मतलब कि समझे ना, कुछ ड्यूरेशन के लिए टिश्यू इम्पल्स, मतलब कि उसको इम्पल्स जनरेट करने पे टिश्यू एक्साइट होती है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आपको ये समझाएगा कि हाँ कितना इम्पल्स हम दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो इम्पल्स था, नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी था मतलब कि ट्रांसमिट करने का, उस फ्रीक्वेंसी के बाद से हम उससे थोड़ा सा अधिक इम्पल्स जनरेट करेंगे तब टिश्यू एक्साइट करेंगे, उसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। अब जरा आप कभी है ना, अगर आपको पता होगा तो आपको सीपीआर का मैकेनिज्म देखा होगा, सीपीआर वाला जिसमें वो चेस्ट को दबाने करते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। आपको पता है, देखिए कैसे हम बताते हैं। अब ये कह रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब कि ऐसा समझिए टिश्यू कर क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिलैक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, पहले से कॉन्ट्रैक्टेड है। अरे हम रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या कर रहे हैं, टिश्यू को एक्साइट करने का काम कर रहे हैं ना। टिश्यू जब पहले से एक्साइटेड है, उसमें आप आओ कैसे एक्साइट कीजिएगा भैया, एक्साइट तो तब कीजिएगा ना जब टिश्यू आपका रेस्टिंग में आ रहा है। तो टिश्यू जब पहले से एक्साइटेड है, उसमें आप इम्पल्स दीजिएगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, उसमें कोई मतलब वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन टिश्यू जैसे रेस्टिंग केस में आता है, उसमें आप इम्पल्स दीजिएगा, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। अब टिश्यू जब रिलेट, मतलब कि समझिए ये टिश्यू है, ऐसे यहाँ समझिए, इस लेवल को समझिए, आपको ग्राफ आप बस है ना, इसको आप ग्राफ का समझिए, अच्छा लगेगा और दिमाग में जाएगा। ये देखिए टिश्यू पहले से ऐसे है, ऐसे होता है ऐसा प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए ये है ना, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे है ना, अपने मैक्सिमम पीक को क्रॉस कर चुका है, मतलब कि इसका जो पीक है, पीक को अटेन कर लिया इसने, ये एक्साइटेड स्टेज में है, और एक्साइटेड स्टेज में होने से इसकी है ना एब्सोल्यूट बन रही है, मतलब कि यहाँ आप कितना भी चाहे आप मतलब कि कितना फोर्स दे रहे हैं। अब ये नहीं हाँ मतलब कि भैया हम क्या बैरियर ही तोड़ दिए, बैरियर तोड़ने से होता क्या है ना, आपको डैमेज बस गया, कर लो आप जो करना है, ये यहाँ डैमेज हो जाएगा। लेकिन इसका अपना रेंज, इस रेंज का बात कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे ही टिश्यू अगर यहाँ आ रहा है, इस स्टेज में समझिए यहाँ आ रहा है, इधर रेस्टिंग आ रहा है ना, धीरे 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 स्लोइंग मूविंग डाउन, नीचे आ रहा है रेस्टिंग स्टेट में। इस रेस्टिंग स्टेट में अगर वापस इसको आप इम्पल्स दे दीजिएगा तो क्या करेगा, यहाँ से ये नॉर्मल ग्राफ था, ये नॉर्मल पकड़ लीजिए और ये पकड़ लीजिए नॉर्मल में। मान लीजिए यहाँ से जा रहा था, यहाँ आया, फिर वापस गया, यहाँ जैसे आ ही रहा था तब तक आपने दे दिया इसको, इम्पल्स दे दिया, फिर क्या करेगा, फिर बूस्ट कर जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर इम्पल्स दिया, फिर बूस्ट कर जाएगा। लेकिन ये बार बार देने पर होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक स्टेप को ले हम, तो हमें यहाँ से पता है ये जा रहा था, यहाँ से आया, वापस ऐसे बूस्ट हो गया। ये जो आया, अब इसके बाद से जो आएगा ना, मतलब कि समझिए ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन इसके बाद से जो आएगा ना, ये थोड़ा सा गैप पीरियड लेगा, तब यहाँ से फिर नॉर्मल पीरियड आएगा। ये आपको है ना सीपीआर के ग्राफ वगैरह देखेंगे ना, जब लगाया जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उस ग्राफ के दौरान ना आपको ये दिखेगा डिस्टर्ब। आपको ये है ना ग्राफ से मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ताकि आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें। जब आप किसी का मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हो तो मेडिकल रिपोर्ट में आपको ये आइडिया होना चाहिए नॉर्मल चीज़ें हैं कि क्या एबनॉर्मल है। हालांकि अगर आप नॉर्मल को पहचान लीजिएगा ना, तो एबनॉर्मल मतलब कि पहचानने में बहुत आसानी होती है। ये नॉर्मल केस में था, आपको पता है, ये एबनॉर्मल केस में। अगर आपको ये पता लगा ये एबनॉर्मल केस में है, किसमें, टिश्यू का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड का, आपको पता चल जाएगा ना यहाँ क्या है, ये रिलेटिव आया, एब्सोल्यूट नहीं था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आया। यहाँ पे बूस्ट किया जो यहाँ पे, ये नीचे नहीं आया, थोड़ा सा और ऊपर मिलाना चाहिए था हम लोग को, हम लोग हाँ यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से आया आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आया, ये है कंपल्सेटरी फेज। अब देखिए आता क्यों है कंपल्सेटरी फेज, रिक्वायरमेंट क्यों है। अच्छा, नॉर्मल टिश्यू एक्साइट कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, एक्साइट कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, लेकिन आपने इम्पल्स दे दिया अलग से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही ट्रांसफर हुआ, टिश्यू क्या किया, अपने एक्साइटेबिलिटी जो नॉर्मल स्टेट था उसको भूल गया, वापस से फिर एक्साइट होने लगा रिलैक्सिंग पीरियड के दौरान। किसी भी इंसान से ज़्यादा काम करवा लोगे तो क्या होगा, रेस्ट उसको भी चाहिए होगा, तो भैया टिश्यू है फिर भी, इससे आपने ज़्यादा काम करवा लिया, अब इसको है रेस्टिंग चाहिए। अब इस रेस्टिंग में ना, ये नॉर्मल रेस्टिंग फेज था और ये कंपल्सेटरी है, तो नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा होता है कंपल्सेटरी रेस्टिंग फेज। ये जो कंपल्सेटरी है वो कंपनसेट कर रहा है अपने आप को,
यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टिंग फेज, इसका लैग ड्यूरेशन बढ़ गया और फिर नॉर्मल गया ग्राफ आपका। वही होता है सीपीआर में, होता क्या है, ब्लड फ्लो मतलब ज़्यादा होता है, इंसान जब कोमा में मतलब क्या होगा सीपीआर में, या तो हार्ट अटैक होता है, नॉर्मल आपको क्या देते हैं, देखते हैं मतलब कि इमरजेंसी केस में सीपीआर दिया जाता है। तो ब्लड का फ्लो बॉडी में ट्रैवल कराना होता है, तो करते क्या है, एक साइड उनको पता है भाई, देखिए टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड होता है, हाँ इस टाइम ड्यूरेशन में सीपीआर परफॉर्म करना है, नॉर्मल भाई ब्लड जा ही रहा है, लेकिन फिर करना क्या होता है, उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन मतलब कि आपको पता है, हाँ यहाँ एक्साइट हुआ, यहाँ रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड को पता है, उसी में तेजी से परफॉर्म किया, मतलब होता है ना 1 मिनट में आपको इतना बार परफॉर्म करना था, वो लैग ड्यूरेशन डिवाइड पहले से डिवाइडेड होता है, जहाँ इतना डिवाइडेड है क्यों, क्योंकि इतना बीपीएम होता है, बीट्स पर मिनट, नॉर्मल का स्टेट है, उस नॉर्मल से पुशअप करना हमको 110 120 मान लीजिए हम क्रॉस करते हैं सीपीआर के पास में, तो हमको टाइम ड्यूरेशन हमने और छोटा कर दिया, मतलब कि रिलैक्सिंग स्टेट और कौन सा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बीच में हम मतलब कि हमको स्पेस गैप मिल गया, उस गैप में हम सीपीआर को परफॉर्म करते हैं। सीपीआर जैसे परफॉर्म किए, हार्ट रिलैक्स करा जाता है लेकिन वापस मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होता है, जितना तेज से ब्लड, कहते हैं ना भाई धक्का लगाना, किसी को पुश करना, सीपीआर क्या है, पुश ही तो है, एक एक्सटर्नल पुश दे रहे हैं बॉडी को, हम डिफिब्रिलेट कर रहे हैं, उससे काम क्या बन रहा है, हमारा ब्लड का जो फ्लो है थोड़ा बॉडी में जा रहा है, जिससे सेल में वापस मैसेज मिल रहा है, हाँ मतलब कि ये इसका अपना काम हो रहा है, सेल का, सेल ऑब्जर्व कर रहा है, तो कहते हैं सेल डेड नहीं हुआ, सेल डेड होने से बचा रहा है हर चीज़ आपको, यही चीज़ होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड काम सीपीआर में इस्तेमाल होता है। हालांकि बट टाइम देख लिया जाए, इसके अलावा इस चैप्टर में तो मतलब कि 2 चीज आपको टॉपिक पता चल गया, तीसरा टॉपिक का आपको थोड़ा सा आइडिया हम देंगे, समझिए इसमें छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको अगले में हम कवर करते हैं, इसमें 2 पार्ट है, अलग ही देखेंगे, एक तरह कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड, मतलब कि इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड को थोड़ा सा मतलब कि अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अगर कार्डियक साइकिल आपको पता है ना, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ आपको, सही तरीके से आप उसको समझ लिए ना, तो लगेगा भाई मतलब कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब लगता है मतलब कि वाकई में हम कुछ सीख रहे हैं। कार्डियक साइकिल अगर आप पढ़ेंगे, कैसे इसकी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रही है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, ये आपको प्रोटोडायस्टोल क्या है, सिस्टमिक डायस्टोल क्या है, आर्टिकुलर डायस्टोल क्या है, आर्टिकुलर प्रेशर कैसे होता है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर कैसे होता है, वेंट्रिकल प्रेशर कैसे होता है, ये सारे टर्म्स है ना आपको साइकिल में पढ़ेंगे। फिर बात पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है, ये सारे कुछ तो जानते हुए आगे जब पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर का आपको ब्रॉडली है ना मतलब कि 70 to 80% डेटा आपका दिमाग में पहले से इम्प्लांटेड होगा। इस डेटा को है ना बस आपको रिकॉल कर लेना है, और ऑथराइज हो सब उसको उठाकर पन्ना पलट लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर भूल जाओ आप, मतलब कि दोबारा पढ़ना है लाइफ में, फिर दोबारा पढ़ने का मौका मिले पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आगे कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।